नमस्कार साथियों, एनसीईआरटी की नई सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द एंड ऑफ बाइपोलरिटी की, यानी दो ध्रुवीयता का अंत। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जैसे दो ध्रुवीय यानी एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें दो सुपर पावर थी और आगे जाकर इसमें से एक सुपर पावर का डिक्लाइन यानी पतन हो जाता है, अंत हो जाता है। आज हमारा जो आधार होगा वो ये होगा कि ये दो सुपर पावर जन्म कैसे लेती है और दो सुपर पावरों में लड़ाई किस बात को है और उनमें से एक सुपर पावर का डिक्लाइन पतन कैसे हो जाता है। इनसे संबंधित हमारा पूरा चैप्टर रहेगा। इसी के साथ हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है कि हम सबसे पहले बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं। हमें पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेनली कहाँ लड़ा जाता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेनली लड़ा जाता है यूरोपियन कंट्री में। जैसे कि आपको पता है कि फ्रांस और जर्मनी दोनों आपस में लड़ रही हैं। जब किसी भी भूभाग में टेरिटरी में युद्ध होगा तो वहाँ का इकोनॉमी और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर का कोलैप्स होना, तबाह होना लाजिम है। वैसा ही यूरोपियन कंट्री में हुआ। यूरोपियन कंट्री की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से कोलैप्स कर गया। जैसा कि आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्र और धोरी राष्ट्र के बीच में युद्ध होता है और जो जीत कर आता है वो मित्र राष्ट्र है और मित्र राष्ट्र में आप देखते हो फ्रांस है, ब्रिटेन है, रूस है और अमेरिका है। अब आपको पता है कि यूरोपियन कंट्री में फ्रांस भी है जो जीत तो जाता है, इसमें यूके भी है जो जीत तो जाता है, लेकिन यहाँ पर युद्ध होने से इनके सारे के सारे रिसोर्स, इनके वेपन्स, यहाँ की मेन पावर सारी की सारी तबाह हो जाती है। अब जीतने के बाद में भी इनका विनाश, इनका कोलैप्स निश्चित था। अब इसके बाद में बचता कौन है? इसके बाद में हम देखते हैं यूएसए और यूएसएसआर दो बचते हैं जो दोनों सुपर पावर बनकर निकलते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारा एक तो यही सोल्व आउट हो जाता है कि वो यूरोपियन कंट्री जो कभी सबको कॉलोनाइज कर रही थी, उपनिवेश बना रही थी, उनका डिक्लाइन कैसे हुआ? वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पावरफुल क्यों नहीं रही? उसके पीछे का कारण है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब इसके बाद में जो पावर बचती है वो यूएसए और यूएसएसआर बचता है। अब इन दोनों के बीच में विवाद ये रहता है कि हम दोनों में से सुपर पावर कौन है, हम दोनों में से शक्तिशाली कौन है। और इस शक्तिशाली बनने की होड़ में वो लगातार संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन डायरेक्ट कभी भी वॉर नहीं करते। अब ये डायरेक्ट कभी वॉर नहीं हो रहा है और इस वॉर ना होने का कारण क्या है कि दोनों के पास न्यूक्लियर एनर्जी है, दोनों के पास एटम एनर्जी है, परमाणु बम है। अगर दोनों को पता है कि हमने एक दूसरे के ऊपर एटम एनर्जी का, परमाणु ऊर्जा का, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज कर लिया तो दोनों के दोनों देश की इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां के लोग सारे मारे जाएंगे, सारे तबाह हो जाएंगे। तो इस डर से कोई भी जो सुपर पावर है एक दूसरे पर हमला नहीं कर रही है और इस हमला ना करने की कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं? कोल्ड वॉर कहते हैं। और कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड क्या था? 1945 से लेकर 1991 तक, क्योंकि 1991 के बाद में तो हम देखेंगे कि यूएसएसआर का डिक्लाइन ही हो जाता है। तो आप यहाँ पर इस डायग्राम को देखिए, जहाँ पर यूएसएसआर 1991 के बाद लगातार ग्रोथ कर रहा है, वहां पर लगातार समृद्धि आ रही है, लगातार लोगों के पास अवसर आ रही हैं। वहीं पर यूएसएसआर की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, यहाँ तक कि यूएसएसआर का भी डिक्लाइन हो गया, पतन हो गया और यहाँ के लोगों की कंडीशन इतनी खराब थी कि लोगों के पास खाने के लिए, उनके पास बेसिक जरूरतें नहीं थी। तो हमें ये समझना है कि जहाँ 1945 में यूएसएसआर इतनी ज्यादा पावरफुल संगठन था, ऑर्गेनाइजेशन था, अचानक से ऐसा क्या हो जाता है जिससे इसका डिक्लाइन हो जाता है, इसका पतन हो जाता है। तो हमें इन्हीं विरोधाभास को आज के लेक्चर में समझना है। इसी के तहत हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये प्रणाली, इस प्रणाली का जन्म कैसे होता है, यानी सोवियत प्रणाली यानी यूएसएसआर का जन्म कैसे होता है। सबसे पहले आपको कार्ल मार्क्स को पता होगा। कार्ल मार्क्स कार्ल मार्क्स अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को देख रहा था और कार्ल मार्क्स पूंजीवाद को भी देख रहा था। अब आपको पता है कि पूंजीवाद होगा, वहां पर लोगों को अपनी फ्रीडम दी जाएगी, किस सेंस में? अपनी इंडस्ट्री ओपन करने की, इनको पूरी की पूरी आजादी होगी अपनी उद्योग स्थापित करने की। अब हमें पता है कि कोई भी व्यक्ति जो उद्योग स्थापित करेगा उसके पास क्या होगा? मनी होगा। और जो भी इंडस्ट्री स्थापित करेगा, जिसके पास मनी होगा, वो मजदूरों को हायर करेगा।
और मजदूरों को हायर करेगा। तो हमें पता है कि कोई भी इंडस्ट्री होगा उसके मालिक के पास सबसे ज्यादा धन होगा, और इसी चीज को कार्ल मार्क्स नोटिस कर रहा था। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि पूंजीवाद फ्रीडम के नाम पर ओनली मालिकों को, फैक्ट्री के मालिकों को ही बढ़ावा दे रहा है। मजदूर जहां पर काम करते हैं इनका हो रहा है शोषण, और शोषण भी इस हद तक कि वो गरीब तो थे ही, और इस चक्कर में और ज्यादा गरीब हो गए। तो कार्ल मार्क्स मजदूरों को, किसानों को भड़काता है, हवा देता है कि जो पूंजीवाद का सिस्टम है उससे हमें मिला क्या, मालिक तो और ज्यादा अमीर हो गए, और हम जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, वो और ज्यादा गरीब हो गए। तो ये कहना चाहता है कि ये पूंजीवाद है वो अमीर और गरीब के बीच में जो ये खाई है, आर्थिक खाई है, डिफरेंस है, वो और ज्यादा बढ़ रहा है। तब इनसे पूछा गया कि आप बताइए कि हमारे लिए कौन सा सिस्टम अच्छा है। तो उन्होंने कहा हमारे लिए सिस्टम है कम्युनिज्म, यानी साम्यवाद अच्छा है। अब उनसे पूछा गया कि साम्यवाद क्या है। तो उन्होंने कहा साम्यवाद की पहली कंडीशन तो यही है कि जो भी मजदूर है, अब वो वॉयलेंस करे, क्रांति करे और उद्योगों के मालिकों को मार गिराए और मालिक खुद बन जाए। तो ये कहता है कि आप हिंसा कीजिए, मालिकों को मार दीजिए, और मजदूर क्या बन जाए, मजदूर ही मालिक बन जाए। तो पहली कंडीशन तो इनकी ये थी। अब दूसरा कहता है कि जब मजदूर मालिक बन गए तो अब कोई भी अमीर नहीं रहा, कोई भी गरीब नहीं रहा, और पूरा समाज क्या हो गया, समतामूलक हो गया। अब इसके बाद में ये कहते हैं कि अब हम पर ना तो किसी स्टेट का नियंत्रण होगा, ना ही किसी गवर्नमेंट का नियंत्रण होगा। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को इंडिविजुअली फ्रीडम दी जाएगी। लेकिन आप सोच के चलिए कि कोई भी ऐसा सिस्टम होगा जहां पर उसको रेगुलेट करने वाला कोई ना हो, तो वो सिस्टम चल नहीं पाएगा। ऐसा ही सिस्टम कार्ल मार्क्स के साथ था। अब कार्ल मार्क्स की इसी विचारधारा को आगे 1917 में जार निकोलस सेकंड को हराने के बाद, खत्म करने के बाद 1917 में लेनिन, व्लादिमीर लेनिन आते हैं सत्ता में। व्लादिमीर लेनिन क्रांति करते हैं और वो अपना ही विचारधारा कार्ल मार्क्स से प्रेरित होते लेनिनवाद देते हैं, जिसे हम समाजवाद का भी रूप मान सकते हैं। तो लेनिनवाद कहते हैं कि हम मालिकों को तो हटा ही देंगे, लेकिन जो प्रॉपर्टी होगी, जो इंडस्ट्री होगी, वो किसी मजदूर को ना देते हुए हम सर्वोच्च संस्था किसको दे देंगे, सरकार को दे देंगे। अब सरकार क्या करेगी, उन्होंने कहा सरकार न्याय संगत है। न्याय संगत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो भी सरकार होगी वो वन पार्टी होगी, और वन पार्टी कौन सी होगी, वन पार्टी होगी कम्युनिस्ट पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी जो भी संसाधन, जो भी धन होगा, इसको सभी में इक्वल इक्वल बांटेगी, जिसको जितनी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग बांटेगी। और वह प्रत्येक व्यक्ति की बेसिक जरूरतें जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, आवास है, सबको फुलफिल करेगी, सबको पूरा करेगी। तो समाज एक ऐसा होगा जिसमें कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सबका कल्याण सुनिश्चित हो जाए। जैसे आपको इस चित्र से समझ में आ रहा होगा, 1917 में रूसी क्रांति होती है जिसे हम बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। किसके नेतृत्व में हुई थी, व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। लेनिन किसके शिष्य है, कार्ल मार्क्स के शिष्य हैं। अब कार्ल मार्क्स किसका विरोधी है, पूंजीवाद का। क्यों विरोधी है, क्योंकि इनको लगता है पूंजीवाद अमीरों के लिए ही बना है, जो अमीरों को और अमीर और गरीबों को और गरीब कर रहा है। इसकी थ्योरी थी। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में जो सोशलिज्म आइडियोलॉजी, कम्युनिज्म आइडियोलॉजी आई है, वो क्या कहती है, वो कहती है कि जितनी भी इंडस्ट्री होंगी उनका हम क्या करेंगे, उनका हम सेंट्रलाइज करेंगे, केंद्र के नियंत्रण में करेंगे। हम सामूहिक खेती को बढ़ावा देंगे, और इनसे जो प्रॉफिट होगा उद्योग से और कृषि से, उनको हम बेसिक नीड के लिए जैसे शिक्षा, आवास, भोजन, इनमें स्पेंड करेंगे। और जब इनको शिक्षा दी जाएगी, आवास मिलेगा, भोजन मिलेगा, पूरी की पूरी आधारभूत जरूरतें जब इनकी पूरी कर दी जाएगी, तो समाज में ना कोई गरीब होगा, ना कोई अमीर होगा, और समाज कैसा होगा, समतावादी समाज होगा। अब हम इसे और अच्छे तरीके अब हम इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं कि हम देखते हैं 1917 में रूसी क्रांति हुई, किसके नेतृत्व में, लेनिन के। लेनिन किसके शिष्य हैं, मार्क्स के शिष्य हैं। और सबसे बाद में लेनिन का विचार था कि हम एक ऐसी आइडियोलॉजी बनाएं जिसमें समतावादी समाज हो, समतामूलक समाज हो। लेकिन हम देखते हैं कि 1922 में जहां यूएसएसआर बनता है, वहीं इसके बाद में 1924 में लेनिन की मृत्यु हो जाती है, और लेनिन की जगह आते हैं स्टालिन।
वो स्टालिन लेनिन की तरह थोड़े लिबरल नहीं थे, वो कट्टर थे और उन्होंने जबरन सामूहिक खेती पर बल दिया। और सामूहिक खेती क्या है कि सभी लोग इकट्ठा होकर एक खेत में काम करेंगे और इस खेत में वही प्रोडक्शन होगा, वही उत्पादन होगा जितना गवर्नमेंट चाहेगी। और सारा का सारा सिस्टम, चाहे उद्योग हो, चाहे कृषि हो, कोई भी हो, सारा का सारा सेंट्रलाइज होगा, सरकार के नियंत्रण में होगा, गवर्नमेंट के नियंत्रण में होगा। और इनसे जो प्रॉफिट मिलेगा, इन इस प्रॉफिट से हम क्या करेंगे, लोगों के लिए निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास को फुलफिल करेंगे और इसी से सबका कल्याण होगा और समतावादी समाज का निर्माण होगा। तो लेनिन क्या कर रहा है, लेनिन की 1924 में मरने के बाद स्टालिन आता है और लोगों से जबरदस्ती खेती में काम करवाता है, जबरदस्ती से फैक्ट्री में काम करवाता है और वो पंचवर्षीय योजना लेकर आता है। और इस योजना से सबसे बड़ी बात ये थी कि उद्योगों में और उद्योगों के उत्पादन में भारी मात्रा में वृद्धि होती है। और उत्पादन और उद्योगों में वृद्धि होने से पिन से लेकर कार तक हर चीज के उत्पादन में सक्षम हो जाते हैं। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि पिन से लेकर कार तक जो भी चीज बनाई जा रही है वो क्वालिटी के मामले में यूएस से जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इनकी इकोनॉमी में कोई भी चीज बाहर से लेने की जरूरत नहीं थी, आयात करने की जरूरत नहीं थी। और आज के समय भी मान के चलो कि वो देश जो आयात पर निर्भर नहीं है वो अच्छी कंडीशन में होगा, उसका प्रभाव बाकी देशों पर होगा ही होगा। ऐसी ही कंडीशन हम देखते हैं कहाँ पर थी, यूएसएसआर में थी। इसी कारण आप जब आगे जाके पढ़ोगे 1928 में जब महामंदी आई थी, तो महामंदी में यूएस से बाकी यूरोपियन देश सभी चरमरा गए थे, लेकिन यूएसएसआर अभी भी स्टेबल था, इसकी इकोनॉमी अभी भी ग्रोथ कर रही थी। यहाँ के लोग अभी भी अपने आप को समृद्ध फील कर रहे थे, इनका हर चीज का पूर्ति हो रहा था। इसे ही देखते हुए नेहरू ने सोचा था कि हम भी इंडिया जब आजाद होगा तो वहां पर सोशलिस्ट समाजवादी विचारधारा को लेकर आएंगे। तो सोवियत प्रणाली क्या है, सोवियत प्रणाली में ऐसा सिस्टम होगा कि वन पार्टी का रूल होगा और वन पार्टी ही डिसाइड करेगी क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उनसे उत्पादन से जो प्रॉफिट होगा उसे कहाँ स्पेंड करना है, लोगों की बेसिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। और इन सब को देखते हुए उसने स्टार्टिंग फेज में अच्छी तरक्की की, प्रशंसनीय तरक्की की और सबका ध्यान समाजवाद की तरफ, कम्युनिज्म की तरफ एक बार के लिए गया। अब इसके बाद में हमने देखा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसएसआर और ज्यादा अच्छी तरीके से उभर कर सामने आता है। और यूएसएसआर का अब जो टक्कर था वो किसके साथ था, यूएसए के साथ था। यूएसए बोल रहा है कि मैं सुपर पावर हूँ, यूएसएसआर बोल रहा है कि मैं सुपर पावर हूँ। अब दोनों के बीच में सुपर पावर बनने की होड़ ही अंत में जाकर यूएसएसआर की डिक्लाइन का कारण बनती है। अगर आप 12th क्लास की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी में एनसीईआरटी को आप समझना चाहते हो तो बेसिक नोट्स यहाँ पर दे दिए गए हैं, आप इनको एक बार रीड कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपसे इस चैप्टर से संबंधित हर फंडामेंटल क्लियर हो जाए। जैसे सोवियत प्रणाली के वैचारिक और राजनीतिक आधार क्या है, तो वहाँ समाजवादी आदर्श था, एक दलीय व्यवस्था थी, नियोजित अर्थव्यवस्था थी, यानी सारा का सारा सिस्टम सेंट्रलाइज था। अब इसके बाद में हम देखते हैं, अब हम देखते हैं कि जो सोवियत संघ है वो आर्थिक रूप से मजबूत कैसे हो जाता है, यूएसएसआर के स्ट्रॉन्ग होने का कारण क्या है। जैसे आप देखोगे ना 1917 से लेकर 1970 तक, यानी लगभग 50 दशक तक, ये 50 सालों तक ये अपनी इकोनॉमी को जीरो से लेकर बहुत ऊपर तक लेके चली जाती है, यूएसए को टक्कर देने वाली इकोनॉमी बन जाती है। अब इसके पीछे का कारण क्या था, सबसे पीछे का कारण था जो आज भी हम देखते हैं कि जिसके पास भी तेल है, जिसके पास भी ऊर्जा के संसाधन है, जैसे कोयला है, तेल है, गैस है, पन बिजली है, जो भी नेचुरल रिसोर्स है वो तरक्की करेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रूस के पास, यूएसएसआर के पास सबसे ज्यादा तेल है, गैस है, हाइड्रो पावर के भंडार है और इसी से वो क्या करते हैं, अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ करने की कोशिश करते हैं और इसमें वो सफल भी हो जाते हैं। दूसरा, हमें पता है कि तेल से उनको मनी मिलेगा और मनी से उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्री को स्थापित किया। मनी से उन्होंने कनेक्टिविटी को बहुत ही बुस्ट लेवल पर, बहुत ही बड़े लेवल पर फैलाया, जैसे रेल हो, चाहे सड़कें हो, चाहे नाव हो, कोई भी हो जिससे उद्योग से लेकर बाजारों तक कनेक्टिविटी बहुत इजी हो जाए।
व्यापार करना बहुत ही सुगम हो जाए। तो दूसरा काम इन्होंने किया कनेक्टिविटी पर, उद्योगों से लेकर शहरों तक जो कनेक्टिविटी थी वो बहुत ही अच्छी थी। तीसरा उन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, प्रत्येक लोगों को काम दिया और प्रत्येक घरेलू स्तर पर छोटे से छोटे स्तर पर उन्होंने उद्योगों को स्थापित किया। यानी इनका मुख्य पर्पज हम देखते हैं लेनिन का, उसके बाद में स्टालिन का। तो स्टालिन ने अपनी पंचवर्षीय योजना में सबसे बड़ा काम किया, वो पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास पर किया। उन्होंने कहा कि हम यूएसएसआर को औद्योगिकरण करेंगे, यूएसएसआर में औद्योगिकरण करेंगे। इसलिए वो छोटे से छोटी पिन से लेकर बड़े से बड़ा उत्पादन कार तक कहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, यूएसएसआर में कर रहे हैं। तो ये 3 फैक्टर हो गए। अब चौथा देखते हैं कि इन सभी फैक्टरों में, चाहे गेंद से उत्पादन हो, चाहे घरेलू उपभोक्ता उद्योगों से उनको प्रॉफिट हो, इनसे वो क्या करते हैं, फाउंडेशन मजबूत करने की कोशिश करते हैं। और आज का उस समय का फाउंडेशन क्या था, एजुकेशन। प्रत्येक लोगों को वेल्थ हेल्थ फैसिलिटी, वहां पर प्रत्येक लोगों को आवास मिले, घर मिले, प्रत्येक व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान मिले। और सबसे जरूरी बात, कोई भी बेरोजगार ना रहे, सबको क्या मिले, काम मिले, रोजगार मिले, ताकि वो अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा कर सके। तो यूएसएसआर ने इन पॉइंट्स को, इन मुद्दों को शामिल किया था कि उनसे वहां पर जो भी नेचुरल रिसोर्स थे उनका उन्होंने दोहन किया, उनसे इकोनॉमी में लगाया। इसी धन से उन्होंने अपनी कनेक्टिविटी पर, उन्होंने कम्युनिकेशन पर ध्यान दिया। उन्होंने रेल सड़कें और इनको बाजार के साथ कनेक्ट किया, ताकि क्या हो, ट्रेड इजीली हो सके, सुगम हो सके, किफायती हो सके, सस्ता हो सके। और उन्होंने गांव से लेकर शहरों तक प्रत्येक छोटे से छोटे स्तर पर उद्योगों को स्थापित किया। और इनसे जो प्रॉफिट प्राप्त हुआ, उनसे एजुकेशन, हेल्थ, लोगों के लिए शिक्षा, सब बेसिक और फ्री रूप में लोगों को प्रदान की। और इसके बाद में कोई लोग बेरोजगार नहीं रह जाए, इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम सुनिश्चित किया। अब ये सब चीजें हुई जिससे यूएसएसआर की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ी। लोगों की प्रत्येक जरूरतों को तो फ्री में पूरा किया ही जा रहा था, प्रत्येक लोगों को काम तो दिया ही जा रहा था। ये कुछ मिले जुले फैक्टर थे जिन्होंने यूएसएसआर की इकोनॉमी को बढ़ाने में सबसे ज्यादा रोल प्ले किया। अब हम वापस से 12th क्लास के अकॉर्डिंग या यूपीसी की नोट्स के अकॉर्डिंग एक बार इनको जरूर देख लेना कि यूएसएसआर की समृद्धि का कारण वहां पर विशाल ऊर्जा संसाधन, उन्नत संचार और परिवहन, घरेलू उपभोक्ता उद्योग, राज्य द्वारा लोक कल्याण, बेरोजगारी का अंत। ये मुख्य पॉइंट्स थे जिसके कारण वहां पर सबसे ज्यादा इकोनॉमी का राइज देखने का मिला, इकोनॉमी का उदय देखने को मिला। अब हम देखते हैं कि जहां पर ये व्यवस्था इतने अच्छे तरीके से काम कर रही थी, उद्योग भी अच्छे थे, लोगों के पास काम भी था, लोगों की बेसिक जरूरतों को, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास को पूरा भी किया जा रहा था। तो अचानक से ऐसा क्या हो जाता है जिससे इसका डिक्लाइन, पतन हो जाता है। अब हमें इसकी डिक्लाइन को समझना है। तो दोनों ही देश एक ही टाइम पीरियड में, जहां यूएस से बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा था, ग्रोथ कर रहा था, जीडीपी इसकी बढ़ रही थी, वहीं उतनी ही स्पीड से यूएसएसआर डिक्लाइन कर रहा था। इसके पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है, इसे हम समझते हैं। इसका कोई एक रीजन नहीं है, इसके कई रीजन है। सबसे पहला रीजन है इसके फाउंडेशन में, इसके बनने के रीजन में। जैसे कि हमें पता है कि यूएसएसआर 15 कंट्रियों से मिलकर बना था, 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। और इन 15 गणराज्यों में जैसे हम देखते हैं बाल्टिक स्टेट है, चाहे मध्य एशिया है, चाहे रूस है। इन 15 में से 14 तो छोटे छोटे स्टेट गणराज्य थे और एक सबसे बड़ा था रूस। अब 14 और एक रूस सभी इसलिए इकट्ठा हुए थे कि इनकी एथनिसिटी, यानी उनकी नरजातीय पहचान, इनकी लैंग्वेज, इनका रिलीजन, सब कुछ टोटल डिफरेंट था। डाइवर्सिटी चरम स्तर पर थी। तो सब लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने बोला कि हम यूएसएसआर का निर्माण कर रहे हैं, हम साथ में रहेंगे, लेकिन हमारी इंडिविजुअल चॉइस के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा, हमें फ्रीडम दी जाएगी। तो इस फ्रीडम के साथ ये लोग शामिल तो हो जाते हैं, लेकिन आगे जाकर रूस का इन पर प्रभाव होता है। और बाकी जैसे हम भी देखते हैं, बेलारूस है, अजरबैजान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, यूक्रेन है, ये सभी आप अपने आप को उपेक्षित फील करते हैं और रूस का अपने आप पर वर्चस्व देखने को उनको मिलता है। तो पहला कारण तो ये था। दूसरा हम देखते हैं कि कोई भी सिस्टम जब होता है, जैसे हम इंडिया की ही बात कर ले, तो इंडिया में जो नेता होते हैं वो तो आते जाते रहते हैं, लेकिन नेता की पॉलिसी को जो लागू करता है वो ब्यूरोक्रेसी करती है। ब्यूरोक्रेसी हमारे यहाँ भी स्थायी होती है और यूएसएसआर में भी स्थायी थी। तो यूएसएसआर में से मान लीजिए कि जैसे इंडिया में बात करें,
तो इंडिया में ब्यूरोक्रेसी जैसे ही पार्टी चेंज होगी, तो कुछ हद तक वहाँ आईएएस, आईपीएस अधिकारी को अलग जगह ट्रांसफर कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर तो पार्टी ही एक है और पार्टी के द्वारा अपनी ही ब्यूरोक्रेसी है और ब्यूरोक्रेसी को हमेशा से पता था कि हम स्थायी रहेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इनका पद सिक्योर था, जहाँ पर इनको लोगों के कल्याण के लिए अपॉइंट किया गया था, वहीं पर उन्होंने भोग विलासिता, भ्रष्टाचार, लाल फीताजाई जैसा काम कर दिया और ये इलीट क्लास की तरह व्यवहार करने लगे। और जैसे ही जनता ने अपनी बगावत, जनता ने अपनी आवाज उठाने की कोशिश की, तो सरकार और ब्यूरोक्रेसी ने अभिव्यक्ति की आवाज को दबा दिया। जब लंबे समय तक ये चलता रहा, लोगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो उपभोक्ता वस्तुओं में भारी मात्रा में कमी आ गई। लोगों को छोटी-छोटी ज़रूरतों के सामानों के लिए भी लाइन में लगना पड़ता था। अब हम इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे सोवियत संघ के पतन के कारण आपसे पूछ ले, 4 नंबर में तो आप क्या बताओगे? तो पहला तो है कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति का अभाव था। यानी कोई भी व्यक्ति अगर सरकार की कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट में जाता, तो हम जैसे ग्रेट टेरर नाम का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें अगर स्टालिन के खिलाफ कोई भी बोलता, तो या तो उसे मार दिया जाता या उसे साइबेरिया भेज दिया जाता। तो कोई भी सरकार के अगेंस्ट में नहीं जा सकता था, उसे खामोश रहना पड़ता था। दूसरा, सरकार के ही काम करने के लिए नौकरशाही अपॉइंट की गई थी, जो हर काम करवाने के लिए लाल फीताशाही यानी भ्रष्टाचार यानी पैसे लेती थी। तो ये तो इलीट बन गए और वो पॉलिसी मेकर थे, जिन पर पॉलिसी का प्रभाव पड़ना था जैसे जनता है, तो वो और ज़्यादा नीचे चले गए। तीसरा हम देखते हैं रूस का प्रभुत्व हमने देख ही लिया, जैसे मध्य एशिया है, यूक्रेन है, बाल्टिक गणराज्य है, जॉर्जिया है, सब पर रूस का ही प्रभाव था। उनकी ही लैंग्वेज थोपी जा रही थी, उनका ही रिलीजन थोपा जा रहा था। और आप रूस के प्रभाव को तो ऐसे देख सकते हैं कि जो भी प्रेसिडेंट बना था यूएसएसआर का, वो सभी कौन से कंट्री से आए थे, वो सभी के सभी रूस से ही आए थे। तो रूस के प्रभाव को तो आप प्रेसिडेंट के माध्यम से भी देख सकते हो। और सबसे बड़ा कारण जो आप देखोगे, जो एकदम ट्रिगर वाला कारण था, कि जहां यूएसएसआर पहले लोगों को एजुकेशन दे रहा था, आपको पता है, मैं वापस ले चलता हूँ, जहाँ लोगों को एजुकेशन दे रहा था, जहाँ पर लोगों को आवास दे रहा था, जहाँ लोगों को बेस्ट हॉस्पिटल दे रहा था, अब वो क्या कर रहा है? अब वो ओनली यूएसए को हराने के लिए, खुद सुपर पावर बनने के लिए, अपने आप को सुपर पावर दिखाने के लिए अब क्या कर रहा है? अब ओनली हथियारों पर हथियार खरीद रहा है, हथियारों पर हथियार बना रहा है, सेना पर खर्च कर रहा है। तो सारा का सारा उसका फोकस किस पे चला गया? मिलिट्री पर चला गया, आर्म्स की रेस में चला गया। वहीं यूएसए को देखोगे, तो यूएसए में और पश्चिमी यूरोपियन कंट्री में जो यूएसए के फेवर में थी, यूएसए के प्रभाव में थी, तो वहाँ पर बड़े-बड़े मॉल स्थापित किए गए, लोगों को बोलने की आज़ादी दी गई और सबसे बड़ी बात थी, यहाँ पर जो भी इंडस्ट्री थी वो गवर्नमेंट के अंडर में ना होते हुए प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्लेयर के हाथ में थी। अब प्राइवेट प्लेयर के हाथ में होने से यहाँ पर था कंपटीशन, और जहाँ पर भी कंपटीशन होगा वहाँ की गुड्स, वहाँ की वस्तु अच्छी होना लाजिम है। और जैसे पता है कि एक ही कंपनी है, एक ही सरकार है, उत्पादन कर रही है, तो वो अपने आप में कोई भी मॉडिफाई नहीं करेगी, कोई भी नवाचार नहीं करेगी। ऐसी कंडीशन यूएसएसआर में हुई। तो यहाँ पर कोई भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर कोई भी नवाचार, इनोवेशन नहीं किया जा रहा था। और यहाँ पर यूएसए में प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्लेयर होने के कारण इनोवेशन भी हो रहा था, और इस इनोवेशन से यहाँ पर हर चीज में सुधार हो रहा था, और यहाँ पर सुधार हो रहा था ओनली हथियारों में ही। तो इन हथियारों की होड़ से, साइंस टेक के अभाव से उपभोक्ता पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो धन उपभोक्ताओं की बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए स्पेंड किया जाना चाहिए था, वो अब हथियारों को खरीदने में चला गया। और लास्ट में जाकर हम देखते हैं कि जो अफगानिस्तान हस्तक्षेप है 1979 में, जो ब्रिजनेव के द्वारा किया गया था। अब ये अफगानिस्तान ऐसा युद्ध था जो मीनिंगलेस था, इसका कोई भी आउटपुट नहीं निकला। आउटपुट एक निकला कि लाखों, हजारों यूएसएसआर के सैनिक मारे गए, बहुत सारे वेपन्स तबाह हो गए, और इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो सबसे ज्यादा धन का और लोगों का हुआ। तो यूएसएसआर पहले ही आर्म्स को खरीद कर लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन ना देकर वैसे ही बैकफुट ले आया था, और युद्ध ने उसको और बैकफुट पर ला दिया। अब इनकी कंडीशन हो चुकी थी पूरी तरीके से खराब, और ये दौर हम बात कर रहे हैं 1970 का दौर, और उसके बाद में 80 का दौर। अब इस कंडीशन में इनकी कंडीशन हो चुकी थी दयनीय, लोग आ चुके थे तंग, बहुत ज्यादा सिस्टम हो चुका था खराब। अब इसके बीच में जन्म होता है मिखाइल गोर्बाचेव का।
इससे पहले आप देख लीजिए प्रणाली के विफल होने का कारण लोकतंत्र और अभिव्यक्ति का अभाव, नौकरशाही का शिकंजा, रूस का प्रभुत्व, सैन्य खर्च और हथियारों की होड़, अफगानिस्तान के साथ हस्तक्षेप और उत्पादकता की कमी। यानी जहां पर जब हम देखते हैं कि 1917 से लेकर हम देखते हैं कि 1900 लगभग मान लीजिए 60-70 की समथिंग, जहां पर यहाँ पर मेसिव प्रोडक्शन हो रहा था, वही आगे जाकर डिक्लाइन कर जाता है, गिर जाता है। और इसका मेन रीजन तो मैं तो यही सोच के चल रहा हूँ कि गवर्नमेंट के अंडर में होने से कंपटीशन नहीं था, ओनली गवर्नमेंट ही उत्पादन करने वाली थी। तो कंपटीशन नहीं होगा तो वो चीज खरीदनी पड़ेगी, खरीदनी मजबूरी थी, तो उन्होंने नवाचार की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और नवाचार की तरफ ध्यान ना देने से वो व्यवस्था धीरे धीरे जंग लगी जैसी हो गई। अब हम आगे देखते हैं मिखाइल गोर्बाचोव, जो 1985 में यूएसएसआर के प्रेसिडेंट बनते हैं। अब इनको समझ में आ रहा था कि भाई यूएसएसआर का हो चुका है तबाह। अब अगर हमें यूएसएसआर को बचाना है तो इसमें कुछ नवाचार करना होगा। वो देख रहे थे कि जहां पर यूएसए के पास साइंस टेक्नोलॉजी में सबके पास सुपर कंप्यूटर है, एटीएम है, बड़े बड़े मॉल है, लोग अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, लोगों के पास बोलने की राजी है, बोलने की आजादी है, फ्रीडम है, वहीं यूएसएसआर के पास तो ब्रेड का टुकड़ा खरीदने के लिए भी इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। यानी पूरा का पूरा सिस्टम इकोनॉमिक रूप से और लोगों की वॉइस के रूप में, यानी आजादी के रूप में पूरी तरह कोलैप्स कर चुका है। यहाँ पर दिन और रात का अंतर आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। अब मिखाइल गोर्बाचेव चाहते हैं सुधार करना और अपने आप को यूएसए की तरह डेवलप करना। तो वो चाहते हैं कि अब हम क्या करें, पूंजीवाद की तरफ और यूएसए की तरफ अपना झुकाव सकारात्मक करे, पॉजिटिव करे। इसी पॉजिटिव के कारण वो दो तरह की नीति लेकर आते हैं, एक तो पेरेस्ट्रोइका और दूसरा ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट क्या है? पेरेस्ट्रोइका का अर्थ होता है रीस्ट्रक्चर यानी पुनर्गठन। अब हम इकोनॉमी को ओपन करेंगे, पूंजीवाद को एडॉप्ट करेंगे और वापस से हमारा जो सिस्टम है इकोनॉमी का उसे वापस से रीबिल्ड करेंगे। ग्लासनोस्ट का अर्थ है कि हमने देखा कि यहाँ पर ओनली वन ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, और लोगों को बोलने का बिल्कुल भी राइट नहीं था। तो उन्होंने कहा हम लोगों को बोलने की आजादी देंगे, हम मीडिया को आजादी देंगे, हम वन पार्टी के अलावा मल्टीपल पार्टी को आने की इजाजत देंगे। अब लोग सरकार की आलोचना कर सकते हैं, अपने अधिकारों की डिमांड कर सकते हैं। इस तरह की पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की नीति लेकर आए मिखाइल गोर्बाचेव। तो अब आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर मैं मान के चलूं कि कुकर को इमेजिन कीजिए, कुकर को बंद किया हुआ है और कुकर बंद है और उसमें गैस भर जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कुकर का ढक अचानक से उठ खड़ा होगा, फट जाएगा या फिर सीटी बजेगी। तो इस कंडीशन में ही यूएसएसआर के साथ हुआ। जब लोगों को दबाया जा रहा था, उनको अधिकार नहीं दिए जा रहे थे, इकोनॉमी भी कोलैप्स कर रही थी, तो लोगों का गुस्सा पूरी तरह से भरा पड़ा था। और अचानक से आकर जब मिखाइल गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्त यानी ओपननेस की पॉलिसी बनाई, तो लोगों ने बोलना स्टार्ट किया, लोगों ने स्वतंत्रता की मांग की, लोगों ने राष्ट्रवाद की मांग की कि हम अब यूएसएसआर के साथ रहना ही नहीं चाहते, हम चाहते हैं अपना प्रभाव यूएसए के साथ, हम चाहते हैं पश्चिमी यूरोप के साथ जैसा बनना। जैसे आप इस इमेज में देखिए, तो जो ओपननेस की पॉलिसी अपनाई गई, उससे लोगों को लगा कि जो मिखाइल गोर्बाचेव ओपननेस की पॉलिसी लेके आए हैं, खुलापन की पॉलिसी लेके आए हैं, उनसे जो डेवलपमेंट हो रहा है वो बहुत धीरे धीरे हो रहा है। और लोगों को सब्र था नहीं, धैर्य था नहीं, और वो रातों रात वेस्टर्न लाइफस्टाइल अपनाना चाहते थे। तो लोगों ने कर दी बगावत, लोगों ने मिखाइल गोर्बाचेव के खिलाफ कर दिया बगावत। और दूसरा, अगर मेरे पास पावर है और मैं ही सत्ताधारी हूँ, मैं ही शासक हूँ और मेरे कुछ कलीग्स हैं जो मेरे सहयोगी हैं, तो अगर मैं चाहूँ कि सत्ता हम हैंड ओवर कर दें बाकी लोगों को, तो बाकी नहीं चाहेंगे कि हम जब शक्तिशाली हैं तो हम शक्ति क्यों दें, क्यों हैंड ओवर करें। ऐसा ही कम्युनिस्ट पार्टी में था। तो कम्युनिस्ट पार्टी की बाकी नेता सत्ता हैंड ओवर करने पर, शक्ति को दूसरे लोगों को ट्रांसफर करने के पक्ष में नहीं थे। इसीलिए उन्होंने आगे जाकर क्या किया, तख्ता पलट कर दिया, मिखाइल गोर्बाचेव को उनके घर में कैद करवा लिया। और इस कू का, तख्तापलट का विरोध करते हैं बोरिस येल्सिन। और बोरिस येल्सिन जो आगे जाकर रूस के प्रेसिडेंट बनते हैं, यहीं से हीरो बनकर निकलते हैं, जनता के संरक्षक बनकर निकलते हैं। तो बोरिस येल्सिन को हम बाद में समझेंगे। तो दोनों जगह हो गए, एक तो पार्टी के अंदर उनका विरोध हो रहा था, दूसरा हम देखते हैं कि पार्टी से बाहर यानी आम लोग उनका विरोध कर रहे थे। अब इस कंडीशन में
जो डिक्लाइन का मेन रीज़न था, वो ये था कि लोगों में अब राष्ट्रवाद की भावना आ चुकी थी, लोगों में स्वतंत्रता की भावना आ चुकी थी। लोग रातों-रात पश्चिमी जैसा बनना चाहते थे, पश्चिमी वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते थे, पश्चिमी लाइफ़स्टाइल को अडॉप्ट करना चाहते थे, जो इतना ईज़िली पॉसिबल नहीं है। अब इस कंडीशन में हम देखते हैं सबसे पहले बाल्टिक स्टेट में लिथुआनिया ने अलग होने की माँग कर दी, बाद में हम देखते हैं रूस ने माँग कर दी, उसके बाद में हम देखते हैं यूक्रेन ने माँग कर दी, बेलारूस ने माँग कर दी और सब देशों ने अलग-अलग होने की माँग कर दी। इसी बीच में हम ऐतिहासिक घटना में हम देखते हैं कि जो दीवार 1961 में पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच खड़ी की गई थी, जिसने पूरे विश्व को 2 दुनिया, पहली दुनिया और दूसरी दुनिया में बाँट दिया था। कौन-सी दीवार? बर्लिन की दीवार, जो 1961 में खड़ी की गई थी, उसको गिरा दिया गया 9 नवंबर 1989 को। जैसे ही दीवार गिरी, जर्मनी का कर दिया गया एकीकरण। अब जर्मनी के एकीकरण के साथ ही यूएसएसआर के डिक्लाइन का इतिहास लिखना स्टार्ट हो गया। अब 2 ध्रुवीयता जो 2 दुनिया थी, जिसमें दूसरी दुनिया में यूएसएसआर बोलते हैं और पहली दुनिया में हम यूएसए के खेमे वाले देशों को बोलते हैं। तो इनके पतन का हो गया आरंभ। तो बर्लिन की दीवार जो कभी पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच का प्रतीक थी, अब पूरी तरह से ढह गई है और ढहने से जर्मनी का एकीकरण हो चुका है। और इसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे बोरिस येल्त्सिन ने तख्तापलट का विरोध किया था और यहाँ के खुद के नेताओं ने ही जब मिखाइल गोर्बाचेव को अरेस्ट कर लिया, तो मिखाइल गोर्बाचेव को समझ में आ गया था कि अब संभव नहीं है कि हम यूएसएसआर को आगे लाते हुए अब वापिस से साम्यवाद को, कम्युनिज्म की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए यूएसएसआर को कंटिन्यू कर पाएं। अब हमें यूएसएसआर का डिक्लाइन करना होगा, क्योंकि ना तो लोग पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, ना पार्टी के अंदर ऐसा कुछ बचा। पार्टी के खुद के नेता तख्तापलट करने पर आमादा हो चुके हैं और लोगों में अब डेमोक्रेसी की, राष्ट्रवाद की, नेशनलिज्म की भावना बहुत हद तक आ चुकी है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए मिखाइल गोर्बाचेव इस्तीफा देना प्राथमिक समझते हैं और 25 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचेव इस्तीफा दे देते हैं और उसी रात को क्रेमलिन की दीवार से, क्रेमलिन की छत से यूएसएसआर का झंडा नीचे उतार लिया जाता है और रूस का झंडा फहरा दिया जाता है। यहीं से रूस का तो डिक्लाइन हो जाता है, रूस का अंत हो जाता है और रूस का यूएसएसआर का डिक्लाइन हो जाता है और रूस यूएसएसआर का जो उत्तराधिकारी बनकर आता है, वो बनकर आता है रूस। और बाकी जो 15 स्टेट वो इंडिपेंडेंट अब हो जाते हैं, जिसमें हम देखते हैं इस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, यूक्रेन है, मालदीव है, जॉर्जिया है, कजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है। ये सभी देश है, वो यूएसएसआर से अलग होकर अपने-अपने अलग-अलग राष्ट्र बन जाते हैं। तो ये पूरी स्टोरी थी यूएसएसआर के डिक्लाइन की, यूएसए के महाशक्ति बनने की और यूएसएसआर के उत्तराधिकारी के रूप में रूस के जन्म लेने की। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।